नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि पिछले 8-10 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में जो इतनी बड़ी उथल पुथल हो गई है और उसके बाद जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हाईकमान के आदेश पर निचला पद यानी उप मुख्यमंत्री होना पड़ा, उसको ही सब लोग अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक समझ बैठे। यानी सब चर्चा तो ये चल रही थी कि भाई ये सब जो चल रहा है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवसेना से टूटा हुआ जो ग्रुप है उसके नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया, और उल्टा ही नहीं हुआ। खुद जब राज्यपाल से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार परिषद में देवेंद्र फडणवीस ने घोषित किया कि हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उस गवर्नमेंट में मैं नहीं रहूँगा, यानी देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे। इसका मतलब साफ था कि हमने सबने मान लिया था कि बाहर बैठकर देवेंद्र फडणवीस सुपर चीफ मिनिस्टर बनेंगे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि फडणवीस ने एक बात कही थी कि ये सरकार चले इस पर मेरा ध्यान रहेगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि ये सरकार चलनी चाहिए और अच्छे ढंग से चलनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बनेंगे। तो ये माना गया कि भाई ये तो मराठा लाया गया है, और शिवसेना से बागी जो है उनका कहना है कि बाला साहब की इच्छा थी तो देखो उद्धव खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, शिवसैनिक को नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी ने और देवेंद्र फडणवीस ने एक शिवसैनिक को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है। लेकिन आखिरी मोमेंट पर, यानी 1 घंटे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह ने खुद डिक्लेयर कर दिया ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और हमने भी देखा, सबने देखा टीवी पर, खुद देवेंद्र फडणवीस उसके लिए राजी नहीं थे, फिर भी हो गए। तो इसलिए उसको मास्टर स्ट्रोक माना गया और अलग अलग उसके मायने निकाले जा रहे कि क्या देवेंद्र फडणवीस के पर काटे जा रहे हैं, उनका कद छोटा किया जा रहा है, आगे चलकर प्राइम मिनिस्टरशिप की कंपटीशन में अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस का डर लगता है, इसके लिए उनका कद छोटा किया जा रहा है। ये अलग अलग हर एक कोई किसी ने अपने उसके मायने निकाले। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फडणवीस हो, देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी बीजेपी का नेता जो संघ की एक फॉर्मेट से निकला है, वो पार्टी का आदेश मानेगा, बिल्कुल मानेगा। उसको जो कहा जाएगा वो मानेगा। वो जब आदेश आएगा तो एक पद छोड़ सकता है या किसी भी पद कर निचले पद पर भी बैठ सकता है। तो इसलिए ये आपस के झगड़े ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक भी नहीं मानता मैं। अभी भी शपथ हो चुकी है, ओथ सेरेमनी हुआ है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और 2 ही लोगों की सरकार बनी है। अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब इस सरकार पर विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर होना है, और ऑब्वियस है जब ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बागी शिवसेना गुट और जो बीजेपी और उनके समर्थक एमएलएज है, विधायक है, उनका भी समावेश मंत्रिमंडल में हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में हो जाएगा। तो
अंदाज लगाए जा रहे कि बीजेपी से किसको लिया जाएगा, बागी गुट से किसको लिया जाएगा, तो संभाव्य चेहरे दिखाए जा रहे, इनकी संभावना ये मिनिस्टर बनेंगे। इसके सिवा बागी शिवसेना गुट को कितनी मंत्री पद दिए जाएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, और बीजेपी के खाते में कितने मंत्री पद आएंगे, इसका भी हिसाब और अंदाज लगाया जा रहा है। और जबकि मंत्री बागी गुट से कम 3 गुना बीजेपी के पास एमएलए है, तो ठीक है उनको चीफ मिनिस्टर नहीं दिया गया या उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, फिर भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बीजेपी की होगी, उनका पलड़ा भारी होगा, ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक बात है। और दूसरी बात ये भी शुरू है कि जिस ढंग से उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट मंत्रालय और मंत्री एनसीपी के रहे, यानी जिस आधार पर सरकार चलाई जाती है उसमें जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय होते हैं, होम मिनिस्ट्री हो या कृषि या और कोई अर्थ मंत्री हो, ऐसे जल संपदा हो, जिसका प्रभाव जनमानस पर होगा और डायरेक्टली जनता से संपर्क होता है, ऐसे जो मंत्रालय थे वो एनसीपी ने अपने हाथ में लिए थे, जिसका पार्टी विस्तार में उपयोग हो सकता है, और उससे शिवसेना को वंचित रखा गया। शायद वही फॉर्मूला अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार में आ जाएगा, जिसमें उद्धव ठाकरे की तरीके से, उसी पद्धति से एकनाथ शिंदे को एक देखावा मुखौटा बनकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और सारी गवर्नमेंट देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे, और इसलिए सब इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास आ जाएंगे, और इसलिए बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा मंत्री पद होंगे, मिनिस्ट्री होगी। लेकिन ये जो बात कही जा रही है वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। यही तो फर्क होता है। और पार्टियों के हाईकमांड हो, लीडर हो, जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं सोचते। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का हाईकमांड जो है वो बहुत दूर की सोचता है, आज क्या मिलने वाला है। इस ढंग से बीजेपी की आज की बीजेपी यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये जो नई लीडरशिप है बीजेपी की, ये आजकल की नहीं सोचती, बहुत दूर की सोचती है। तो इसलिए 2.5 साल की जो एमबीए गवर्नमेंट थी वो हटाकर अगर शिवसेना का बागी गुट साथ लेकर बीजेपी ने ये सरकार बनाई है, तो उससे उनको सत्ता और उसके लाभ जितने हम लोग देखते हैं मिलने चाहिए, उतने उनको एक्सपेक्टेड नहीं है। अमित शाह को अपने जो समर्थक है बीजेपी के महाराष्ट्र के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद मिले, मिनिस्ट्री मिले, इसके लिए नहीं सोचते होंगे। इस ढंग से अमित शाह सोचते होंगे कि जब इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, उस वक्त दोनों चुनाव में बीजेपी सबसे ज़्यादा नंबर से कैसे चुनकर आ जाएगी। आपको याद होगा जब राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव खत्म हो गया, उसके नतीजे आ गए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था, अब इसके बाद हमारा टारगेट महाराष्ट्र में 45 लोकसभा सीटें जीतना है। समझते आप? उन्होंने सरकार गिराने की बात भी नहीं की, जो 10 दिन में हो गया। लेकिन 21 जून को जब विधान परिषद का नतीजा आ गया था और बीजेपी ने एक ज़्यादा सीट चुनकर लाते हुए महाविकास आघाड़ी के एमएलए तोड़कर एक सीट ज़्यादा जीती थी, उस बड़ी भारी जीत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस क्या बोले थे, अब हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके 6 महीने बाद आने वाला विधानसभा चुनाव है। उन्होंने गलती से भी सरकार गिराने का कोई इरादा
डिक्लेयर नहीं किया था, फिर भी जो चल रहा था वो सरकार गिराने की कोशिश थी और सरकार गिर गई। तो अगर ये सरकार गिर गई है तो उसके बाद जिस ताकत से बीजेपी के एमएलए इसके पीछे खड़े हैं और लड़े हैं 2.5 साल से, सबसे बड़ी पार्टी होकर भी अपोजिशन में बैठे, तो उनकी भी कोई आशा महत्वाकांक्षा होगी कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिले, मुझे वो कुर्सी मिले, वो तो रहेगी। लेकिन उससे परे जाकर जो सोचता है उसको अमित शाह बोलते हैं। मैं आपको एक और रेफरेंस दे दूं, जब ये सरकार गिर गई, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, खुद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद पहली रिएक्शन देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि अभी भी बीजेपी वालों को संयम रखना चाहिए, किसका नंबर आएगा मंत्रिपरिषद में ये सोचने की अभी समय नहीं है, अभी संयम रखना ज़रूरी है, मुझे क्या मिलेगा ये आज नहीं सोचना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त बोला था जब तक एकनाथ शिंदे का नाम तक घोषित नहीं हुआ था। तो ये जो बयान होते वो समझना ज़रूरी होता है। पहला बयान विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या था, अब हमारा लक्ष्य 48 में 45 लोकसभा सीट जीतने का हमारा टारगेट है। और अभी ये यानी एकनाथ शिंदे का नाम घोषित करने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बीजेपी वालों को इतना लोभ नहीं रखना चाहिए कि अभी के अभी हमें कुछ सत्ता पद मिले, संयम रखना ज़रूरी। तो ये दो बातें आप कनेक्ट करो तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आगे जाकर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, मंत्रिपरिषद बढ़ने वाली है, जिसमें बीजेपी वाले और बागी शिवसेना के लोगों को शामिल किया जाएगा, तो उसका बंटवारा किस ढंग से होगा। अब महाविकास आघाड़ी की तरफ देखो, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आधी सत्ता चाहिए, शिवसेना को आधी सत्ता चाहिए। ये रट लगाते लगाते शिवसेना ने महायुति तोड़ी थी और वो 2 कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन शिवसेना के हिस्से में क्या मिला, 14 मंत्री पद मिले, यानी जितने मंत्री पद थे उसका तीसरा हिस्सा बीजेपी के शिवसेना के हिस्से में आ गया, तीसरा हिस्सा 14 या कुछ थे। और उसमें भी जो आघाड़ी को सपोर्ट करने वाले इंडिपेंडेंट थे, ऐसे 3 इंडिपेंडेंट को शिवसेना के कोटे से मंत्री पद दिया गया। बाकी बचे 11 में एक तो चीफ मिनिस्टर खुद था और दूसरा चीफ मिनिस्टर का बेटा था। तो बचे कितने, 9 सीटें बच गए, 9 मंत्री पद बच गए जो शिवसेना के हिस्से में आ गए। उसमें भी 2 मंत्री पद किसको दिए गए, जो विधान परिषद से आते हैं। तो जो जिस 56 के आंकड़े को लेकर उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा जुआ खेला था, लॉटरी खेली थी, उसमें जो एमएलए लगे थे उनके हिस्से में कुछ नहीं आया था। तो आज अगर बीजेपी वाले उस लेवल पर जाकर अमित शाह सोचते तो वो पहली बात क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टरशिप तो हमने शिवसेना बागी को दे दी, एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया है। लेकिन उससे आगे जाकर अगर हम देखते हैं तो जो बात उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बोल रहे थे, आधी आधी सत्ता आधी आधी, तो मुझे लगता है कि अमित शाह ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। वो बोलेंगे भले हमारे बीजेपी के 110-15 एमएलए हो और बागियों के सिर्फ 50 हो, फिर भी हम मंत्री पद आधे आधे करेंगे, हम आधे आधे मंत्री पद करेंगे। और उसमें भी जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल रहेंगे, आशीष शेलार रहेंगे या मनगुंटीवार रहेंगे, ऐसे जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, उनका भी समावेश इस मंत्री परिषद में शायद नहीं होगा।
हाँ, इम्पोर्टेंट जो अर्थ मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट खाता है, मंत्रालय है, वो बीजेपी ले लेगी हाथ में, जिससे एक्चुअली सरकार पर बीजेपी का कंट्रोल रहेगा। अल्टरनेटली सरकार जो चलेगी उस पर देवेंद्र फडणवीस का कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर मंत्री पद देखें, मंत्री परिषद की संख्या देखें, तो मेरा ख्याल यह है कि अमित शाह बोलेंगे आधा आधा, यानी मंत्री कितने भी रहे, शिवसेना के बागी शिवसेना के आधे लोग मंत्री बनेंगे और आधी ही मंत्री पद बीजेपी को मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल जो गवर्नमेंट चलाया जाता है वो सब मंत्रालय, इंपॉर्टेंट मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे। यानी अगले 2.5 साल में या अगला चुनाव होने तक सरकार एकनाथ शिंदे के नाम से चलेगी, लेकिन चलाएंगे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस। और इसलिए मैं इसको असली मास्टर स्ट्रोक बोलता हूँ कि दिखावा क्या होगा कि देखो उद्धव ठाकरे आधी सत्ता के लिए लड़कर निकल गए थे, लेकिन आधी सत्ता उनको नहीं मिली थी। ना शरद पवार ने दी, ना एनसीपी ने दी, ना कांग्रेस ने दी, लेकिन हमने आधी सत्ता दे दी है। उसके साथ चीफ मिनिस्टरशिप भी शिवसेना को दी है। लेकिन असलियत में हम देखेंगे तो पूरी सत्ता, उसका पूरा अधिकार जिस पर निर्भर होकर सरकार चलेगी वो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में रहेगा। और इसलिए मैं इसको अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानता हूं, क्योंकि अगला चुनाव जब कभी होगा, शायद मिड टर्म पोल हो सकता है, शायद 24 में हो सकता है, लेकिन तब तक लोगों के दिमाग में एक बात डालने की कोशिश बीजेपी करेगी कि देखो 2.5 साल में 3 पार्टियां इकट्ठी होकर उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चला रही थी, उसने कैसा सत्यानाश कर दिया। और हम लोग कम से कम मंत्री पद लेकर भी कितनी अच्छी सरकार चलाते हैं और शिवसेना को साथ लेकर भी चला सकते। अगर उद्धव ने गलत निर्णय नहीं लिया होता तो दोनों पार्टियां अच्छी तरीके से इकट्ठा काम कर सकती थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पार्टी के चीफ है, लेकिन वो पार्टी का भी हित ढंग से नहीं समझते, ना जनता का हित ढंग से समझते। ये परसेप्शन अगले चुनाव तक लोगों के दिमाग में जाना बीजेपी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही शिवसेना के टूटने वाले वोट बीजेपी के पाले में आएंगे, खाते में आएंगे। और यही सबसे बड़ी राजनीति है। और इसके लिए अमित शाह क्या करेंगे, मंत्री परिषद में आधे आधे मंत्री पद 2 पार्टियों में बांटे जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा ये लॉजिक अजीब लगेगा, लेकिन गुजरात की तरफ मुड़कर देखो, शायद 1 साल पहले गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदली कर दिया और नया मंत्रिमंडल लाया गया जिसमें एक भी पुराना मंत्री नहीं है। ये जो जुगाड़ है, इस ढंग का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी खेल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र की बारी है, जहां अमित शाह इस ढंग का कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।